लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बनना शुरू हुआ था, जिसे नेब्यूला कहते हैं। इस नेब्यूला में गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें एक साथ खींचने लगे। धीरे धीरे इसके केंद्र में एक गर्म कोर बनने लगा, जो बाद में हमारे सूरज के रूप में विकसित हुआ। जब सूरज का निर्माण होने लगा था, नेब्यूला के बाकी हिस्सों में भी गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण सोते सोते कण एक साथ जुड़ने लगे। ये सोते कण आपस में टकराकर बड़े होते गए और धीरे धीरे ग्रहों के रूप में विकसित होने लगे। इस प्रोसेस को एक्रीशन कहा जाता है। पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन साल पहले सोलर नेब्यूला के गैस और धूल के बादल से बनी थी। इस नेब्यूला में गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ एकजुट होकर गोल आकार लेने लगे थे और धीरे धीरे पृथ्वी जैसे ग्रह बनने लगे। पृथ्वी की शुरुआती वायुमंडल का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ। ज्वालामुखी फटने से निकलने वाले गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, एमोनिया जैसे गैस वातावरण में मिल गए। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ज्वालामुखी गतिविधियों से निकलने वाले जलवाष्प संघनित होकर पानी के रूप में बदल गया और बारिश के रूप में गिरने लगा। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और धीरे धीरे पृथ्वी पर बड़े बड़े जलाशय बन गए, जिन्हें हम ओशन कहते हैं। महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे जीवन विकसित होता गया। जीवन की विकास के साथ ही ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होने लगा, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लगभग 2.5 बिलियन साल पहले फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी और कई तरह के जीवों का विकास हुआ। आज हम जानवरों के विविध समुदायों के बीच रहते हैं, जो एक दूसरे को खाते हैं। हमारे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना भोजन संबंध से ही होती है। ये जीव और दूसरे जानवरों को अपने भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। ऑक्सीजन विहीन वातावरण और मीथेन की अधिकता पृथ्वी की ऐसी इतिहास में हम जैसे जीवों की शुरुआत के लिए अनुकूल स्थान नहीं था। हम जिन शुरुआती जीवन रूपों के बारे में जानते हैं, वो सूक्ष्म जीव थे, जिन्होंने लगभग 3.7 बिलियन साल पुरानी चट्टानों में अपनी मौजूदगी का संकेत छोड़ा था, क्योंकि इन संकेतों के रूप में एक प्रकार का कार्बन अणु शामिल होता है, जो जीवित चीजों से ही पैदा होता है। लगभग 3.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी की प्राचीन महासागरों में जीवन की संभावना की शुरुआत हुई थी। तब पृथ्वी का वातावरण और प्राचीन समंदर आज की तुलना में बहुत अलग थे। जलवायु बहुत गर्म थी, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी और वहाँ मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन जैसी गैस और पानी की भाप ही ज्यादा थी। ऐसी हालातों में समुद्री जीवन की शुरुआत होने लगे। इन प्राचीन महासागरों में सोते सोते अणुओं ने आपस में मिलकर बड़े जटिल अणुओं का निर्माण किया। धीरे धीरे ये जटिल अणु और भी जटिल रूप लेने लगे और एक बिंदु पर एक विशेष प्रकार का अणु बना, जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड खुद का ही प्रतिरूप बना सकता था। इनसे ही आरएनए और डीएनए जैसे अणुओं का विकास हुआ, जो जीवन के लिए जेनेटिक कोड जैसा था। इन अणुओं के आसपास परत बनने लगे, जिससे प्रारंभिक कोशिकाएं यानी प्रोटोसेल्स बने। ये कोशिकाएं धीरे धीरे विकसित होकर अधिक जटिल कोशिकाओं में बदल गए, जिनमें कई प्रकार के अंग और इनका काम होते थे। इस तरह से जीवन की बुनियादी रूपों से लेकर जटिल जीवों तक का विकास हुआ। प्राचीन समंदरों में जीवन की संभावना बनी, क्योंकि उनमें उपयुक्त तापमान, पानी और ऊर्जा संसाधन मौजूद थे। इन समंदरों में जीवन के विकास के साथ साथ उनकी संख्या भी बढ़ी। ये जीवन समुद्री फूलों, जानवरों और कई तरह के प्राणियों के रूप में विकसित हुआ। वैसे इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे और इनमें बहुत सारे योगदानकर्ता भी थे, जैसे कि पृथ्वी के वातावरण, जलवायु, भूगर्भीय गतिविधियां और अन्य प्राकृतिक घटनाएं। इस तरह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे विकसित होते हुए आज के विविध जीवन रूपों तक पहुंचे। जीवन की उत्पत्ति के बारे में अभी तक बहुत सारे सवाल और कंफ्यूजन है, जिनका जवाब अभी तक मिला नहीं है। इसलिए जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांतों को और ज्यादा समझने की जरूरत है। फिर भी विज्ञान के कुछ प्रमाण और प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिया है। प्राकृतिक और जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जीवन अजैविक पदार्थों से उत्पन्न हुआ है, यानी प्राचीन समय में पृथ्वी पर मौजूद रसायनों ने आपस में प्रक्रिया करके जीवन के लिए आवश्यक जैविक अणुओं का निर्माण किया। बायोजन सिद्धांत कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जीवित पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो जीवन की उत्पत्ति के लिए पहले से ही मौजूद जीवित पदार्थों की जरूरत हुई होगी। पृथ्वी की प्राचीन समंदरों में कई तरह के रासायनिक तत्व का एक मिश्रण था, जिसमें बिजली और दूसरे ऊर्जा स्रोतों की प्रतिक्रिया से जीवन के लिए आवश्यक जटिल अणु बने। इसे ही प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी कहते हैं। पंचपार्मिया थ्योरी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अंतरिक्ष से धरती तक स्थानांतरित होने की वजह से। माना जाता है कि अंतरिक्ष से जैविक अणु, उल्का, धूमकेतु, धूल और गैसों के जरिए पृथ्वी पर पहुंचे थे।
फिर धरती की वातावरण में ये विकसित होने लगे। हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी। हाइड्रोथर्मल वेंट समुद्र की गहराइयों में बसी एक जगह है जहां समंदर के नीचे गर्माहट से निकलने वाले पानी के साथ खनिज धातुएं और कई रासायनिक तत्व होते हैं। यहाँ अनजान और अनोखे जीवों का विकास होता है जो अपने जीवन को गर्म पानी और उपजाऊ रासायनिक तत्व से चलाते हैं। आमतौर पर ये जीव बिना सूरज के प्रकाश और ऑक्सीजन के रह सकते हैं। इसलिए ये सिद्धांत साबित करता है कि जीवन के लिए समुद्र तल एक अनोखा पर्यावरण है और शुरुआती जीवन की संरचना शायद समुद्र की गहराइयों में ही हुई होगी और हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाली ऊर्जा और खनिजों ने जीवन की उत्पत्ति में मदद की। अविज्ञात आदिम जीवन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जीवन की उत्पत्ति का कारण अभी तक हमें पूरी तरह से पता नहीं है। इसके मुताबिक जीवन की उत्पत्ति के पीछे कोई अज्ञात शक्ति या प्रक्रिया हो सकती है जिसे हम अभी तक जानते नहीं हैं। जीवन की पहले रूपों को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है, जिनमें बैक्टीरिया भी शामिल है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत सरल थी और इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता था। इन कोशिकाओं ने अपने आसपास के पर्यावरण से ऊर्जा प्राप्त की और विकसित होते गए। ये कोशिकाएं जलीय वातावरण में रहती थी जहां इन्हें अपने जीवन के लिए आवश्यक रसायन मिलते थे। इन प्रारंभिक जीवों में कुछ ऑटोट्रॉफ भी थे जो सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते थे, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वो पानी से ऑक्सीजन छोड़ते थे, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोटिक जीव हेटेरोट्रॉफ थे जो अपने आसपास के जैविक पदार्थों को खाकर जीवित रहते थे। ये जीव अन्य जीवों के अवशेषों पर निर्भर करते थे। इन प्रारंभिक जीवों के विकास ने जीवन की अधिक जटिल रूपों में नींव रखी, जैसे कि यूकारियोटिक कोशिकाएं जिनमें नाभिक होता है, और आखिर में पौधे, जानवर और इंसानों का विकास हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन का आरंभ बहुत ही सरल जीवों से हुआ था जो अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाकर विकसित हुए और आज के जटिल जीवन रूपों तक पहुंचे। जब साइनोबैक्टीरिया कम से कम 2.4 अरब साल पहले विकसित हुआ तो इस दौरान वो पृथ्वी के पहले फोटोसिंथेसाइजर बन गए, क्योंकि इन्होंने पानी और सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाया और परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन जारी किया। इसने अचानक ऑक्सीजन विहीन वातावरण में ऑक्सीजन की वृद्धि ला दी, जिससे कुछ अणुओं के लिए पर्यावरण अनुकूल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही साइनोबैक्टीरिया मर गए और पानी के माध्यम से नीचे बह गए, उनके शरीर के विघटन से संभावित ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया। इसलिए महासागर अभी भी अधिकांश जीवन रूपों के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं रहा, जिन्हें विकसित होने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जीवन का विकास धीरे धीरे हुआ और इसका एक जरूरी पड़ाव एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवन की ओर था। यह विकास जरूरी भी था क्योंकि बहुकोशिकीय जीवन ने जीवन की कई पहलुओं को संगठित किया और जीवन की विविधता को बढ़ाया। वैसे जीवन के विकास की प्रक्रिया एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसमें अरबों सालों का वक्त लगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत एक कोशिकीय जीवन से हुई और धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवन का विकास हुआ। लगभग 3.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। इस समय पृथ्वी के अनुकूल वातावरण में एमिनो एसिड और दूसरी जैविक अणुओं का निर्माण हो रहा था। फिर इन्हीं अणुओं से एक कोशिकीय जीवन का निर्माण हुआ। एक कोशिकीय जीवन, जिसका मतलब है ये जीव एक ही कोशिका से बने होते थे। ये जीव अपने आप को विकसित करते थे और अपने आप को विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए समायोजित करते थे। एक कोशिकीय जीवन रूपों में बैक्टीरिया और आर्किया जैसे प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। ये जीव अत्यंत सरल होती है और इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इन जीवों ने अपने आसपास के पर्यावरण के साथ तालमेल बनाते हुए विभिन्न रूपों में विकास किया। जीवन की विकास का दूसरा कदम बहुकोशिकीय जीवन का आगमन था। लगभग 1 अरब साल पहले कुछ एक कोशिकीय जीवों ने एक साथ मिलकर रहना शुरू किया। इस गठबंधन में एक कोशिकीय जीवों ने अपने आप को एक साथ जोड़कर अधिक संगठित और विभिन्न कोशिकाओं के समूहों के रूप में विकसित किया। इस सहयोग से उन्हें ज्यादा जटिल वातावरण में जीवित रहने में मदद मिली। फिर बहुकोशिकीय जीवन ने जीवन की विविधता को बढ़ाया और जीवन के विभिन्न पहलुओं को संगठित किया। इस विकास के दौरान जीवों ने विभिन्न कोशिकाओं के समूहों के रूप में विकसित होने के साथ साथ विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को भी विकसित किया। बहुकोशिकीय जीवन में विभिन्न कोशिकाओं के समूहों के रूप में विकसित होने के कारण वो अपने आप को विभिन्न कार्यों के लिए कुशल बना सकते थे। जैसे कुछ कोशिकाएं पोषण ग्रहण करने में, कुछ रक्षण करने में, तो कुछ खुद को बेहतरीन ढंग में विकास करने में सक्षम बने। विशेषीकरण के बाद जीवों में और ज्यादा जटिलता आई। इनमें उद्भिद, जंतु और कवक जैसे जीवन रूप शामिल है। इन जीवों में विभिन्न अंग और तंत्र होते हैं जो विशेष कार्य करते हैं। विकास की प्रक्रिया में अपने वातावरण और प्रकृति का चयन, अपने ढंग में परिवर्तन, आनुवंशिक विविधता और प्रजातियों का अलगाव शामिल है। ये सभी कारक जीवों को उनके पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने में मदद करते हैं।
इस तरह से एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवन के विकास के माध्यम से जीवन ने अपने आप को अपने पर्यावरण में अधिक संगठित और सुरक्षित बनाया। इसके साथ ही जीवन की विविधता बढ़ी और जीवन के विभिन्न पहलुओं को संगठित किया गया। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया रही और यह प्रक्रिया आज भी जारी है और जीवन निरंतर विकसित हो रहे हैं।